हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे काजेज़ के बारे में, कौन कौन से इन्फ्लामेशन के काजेज़ रहते हैं, जिसमें हमने बात की थी फिजिकल के बारे में, सेकंड केमिकल के बारे में, और इसके बाद बायोलॉजिकल के बारे में, और इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल काजेज़ के बारे में बात किए थे, जिसमें बताया था कि जो इम्यूनोलॉजिकल काजेज़ में होता क्या है, जो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन बॉडी के इम्यून सिस्टम की अबनॉर्मल रिएक्शन के कारण होगा। ठीक है, जिसमें एलर्जिक रिएक्शन हो गया, अगर बॉडी में कहीं पे किसी हार्मलेस सब्सटेंस जैसे एलर्जेंस हो गए। ठीक है, एलर्जेंस अगर एंटर करेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होगा। जैसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट, किसी को डस्ट से एलर्जी है, पॉलन फूड से एलर्जी है, तो अगर वो चीज़ वो इनहेल करता है तो उसकी वजह से वहाँ पे बॉडी उसको एज ए एलर्जेंस को समझती है। ठीक है, और वहाँ पे कि इन्फ्लामेशन काज करती है। इसी तरह जो ऑटो इम्यून डिजीज़ रहती हैं, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, वो क्या करती हैं, गलती से हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हीं पे अटैक करती हैं। उनको इसलिए अटैक करती है क्योंकि उसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस समझती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होता है। ठीक है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, और बहुत सारी डिजीज़ रहेंगी, एक सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाइटस रहती है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ जो रहती हैं ये कैसी हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन, एलर्जिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन हो गई। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं टिश्यू नेक्रोसिस की कंडीशन। टिश्यू नेक्रोसिस में, जैसे टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब होता है जो सेल्स हो गए या टिश्यूज हो गए उनकी डेथ होना, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस शुरू हो जाएगा और वहाँ पे जो डेड टिश्यू होंगे उनको हटाकर वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले इस्कीमिया की बात करें। इस्कीमिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड की सप्लाई वहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर नहीं हो पाती है। ठीक है, जब ब्लड की जो सप्लाई होगी टिश्यूज तक प्रॉपर नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन स्टार्ट होगी और वहाँ के सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें रहती है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज हो गया, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फ्रैक्शन की। इन्फ्रैक्शन कब होता है, तो ये जब होता है जब क्या हो, ब्लड सप्लाई कंप्लीटली वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, टिश्यू का पर्टिकुलर पार्ट जो होगा परमानेंटली वहाँ पे डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब पर्टिकुलर पार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाएगा तो जो डेड टिश्यू होंगे वहाँ पे इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करेंगे। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हो, या फिर किसी के सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन डेवलप हो गई है। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है जिसमें क्या होगा, वहाँ पे पर्टिकुलर जो पार्ट होगा वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल डेथ। सेल डेथ में क्या होता है, जब सेल इंजरी या फिर टॉक्सिन या फिर कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन की वजह से या फिर कहीं पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से वहाँ पे जो कंटेंट होगा, वहाँ पे जो सेल्स होंगी उनके डेथ हो जाएगी और उनसे जो कंटेंट होंगे वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो जो ये सब्सटेंस निकले हैं ये क्या करेंगे, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग काजेज रहते हैं जिनके थ्रू, क्या मैंने बताया, फिजिकल काजेज में ट्रामा बताया, बर्न की कंडीशन बताई, या फिर रेडिएशन हो गया। केमिकल में क्या बताया, एसिड एल्कलाइज या फिर टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स हो गए। इम्यूनोलॉजिकल में एलर्जीज रिएक्शन हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस में इस्कीमिया, इन्फेक्शन और सेल डेथ होगी। तो ये मेनली क्या होगा, ये इनके कारण क्या होगा, वहाँ पे टिश्यू इंजरी जो होगी। ठीक है, टिश्यू इंजरी होगी जिससे क्या होगा, जब बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पांस होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा, वो एक्टिवेट होगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कार्डिनल साइन क्या होते हैं। तो क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेटरी वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एल्वस कॉर्नेलियस। ठीक है, तो जो इन्फ्लामेशन है, इस इन्फ्लामेशन के जो कार्डिनल साइंस रहते हैं, जो क्लासिकल साइंस रहते हैं, उसको सबसे पहले एल्वस जो कॉर्नेलियस थे कि सेलस थे, इन्होंने क्या किया था, बताया था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है,
तो उन्होंने इसको जो इन्फ्लामेशन था, इस इन्फ्लामेशन को 4 कार्डिनल साइंस में डिस्क्राइब किया था। पहला रबर, जिसको रेडनेस कहते हैं, दूसरा कैलर, जिसको हीट कहते हो, तीसरा ट्यूमर, जिसको स्वेलिंग होती है, और डॉलर पेन। ठीक है, तो और बाद में जो रोडोल्फ वर्च्यू थे, उन्होंने क्या किया था, एक 5वां साइन भी ऐड किया था, फंक्शनोलेशिया। ठीक है, जिसको क्या कहते थे, लॉस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस थे जो क्या करते हैं वहाँ पे जो साइन होगी, सिम्टम्स होंगे इंजरी के या इन्फेक्शन के, उनके बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उससे क्या होता है, वहाँ के जो वैस्कुलर हैं, सेलुलर चेंजेस वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, रेडनेस, जिसको रबॉर कहते हैं। ठीक है, तो रेडनेस क्या है, इन्फ्लामेशन का पहला साइन होता है। जो अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे इंजरी होगी, इंजरी के बाद तुरंत वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सारे रिलीज होते हैं। ये क्या करेंगे, आर्टरियोल्स को डायलेट कर देंगे, जिससे वहाँ पे उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब आर्टरियोल्स डायलेट होंगे तो क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होगा, और वहाँ पे टिश्यूज में या फिर जो स्किन होगी वहाँ पे रेडनेस अपीयर होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, तो ये सारी चीज़ें कह सकते हैं क्या शो करती हैं कि वहाँ पे एक्टिव इन्फ्लामेशन है, और वहाँ पे कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लामेशन होगा तो ये सारे साइन वहाँ पे अपीयरेंस होंगे। सेकेंड होता है हीट। ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेटेड एरिया हो गया, नॉर्मली क्या टिश्यू की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा हार्ट वहाँ पे फील होगा, जब कह सकते हैं वहाँ पे मेनली क्या होता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, वेसोडाइलेशन काज होगा, वेसोडाइलेशन काज होगा, वहाँ पे वार्म मटेरियल ब्लड अफेक्टेड एरिया में पहुँचेगा, जिससे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब वहाँ पे क्योंकि जो इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे जो इम्यून सेल्स होती हैं वो वहाँ पे एक्टिव हो जाती है, चाहे वो तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स हो या फिर मैक्रोफेजेज हो। जब ये एक्टिव हो जाएंगी तो इससे क्या हो गया, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी बढ़ जाएगी, और वहाँ पे हीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे लोकल इन्फेक्शन होता है तो ये वहाँ पे शो होता है। ठीक है, सीवियर इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा। ठीक है, सिस्टमिक इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तब भी वहाँ पे फीवर हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेलिंग के बारे में, जिसको ट्यूमर कहते हो। तो स्वेलिंग भी इन्फ्लामेशन का ही एक सिम्टम्स होता है, साइन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो अफेक्टेड टिश्यूज होंगे उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू में इन्फ्लामेटरी फ्लूइड वहाँ पे अकोमुलेट होने लगता है। अब अकोमुलेट क्यों होने लगता है टिश्यू का फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिज्म क्या होती है, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं, चाहे वो ब्रेडिकाइनिन हो और साइटोकाइनिन हो, चाहे साइटोकाइंस हो, चाहे तुम्हारा हिस्टामिन्स हो गए, ये क्या करते हैं, कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो एल्ब्यूमिन है, फिब्रिनोजन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ब्लड वेसल्स से निकल करके कहाँ पे आएंगी, जो टिश्यू स्पेसेस होगा वहाँ पे पहुँच जाएंगी। ठीक है, लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का लीकेज होगा। इसके बाद फ्लूइड अकोमुलेशन इन टिश्यूज, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, टिश्यू में जो पहुँच कर वहाँ पे क्या करेंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने का काम करेंगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वहाँ से बाहर निकलेगा और टिश्यू में अकोमुलेट हो जाएगा। तो जब अकोमुलेट होने लगेगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको हम एडिमा कहते हैं। ठीक है, तो मेनली वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग अगर क्या करेगी, वहाँ पे जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी वो क्या करेगी, इंजरी की सीवियरिटी को वहाँ पे इंडिकेट करती है। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेलिंग से क्या होगा, वहाँ पे जो नियर बाई नर्व्स होंगी या ब्लड वेसल्स होंगी उन पे प्रेशर इंक्रीज पड़ेगा, और वहाँ पे सीवियर स्वेलिंग से क्या हो सकता है, टिश्यू का फंक्शन भी अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 साइंस थे। नेक्स्ट बात साइन की बात करते हैं, पेन, जिसको हम डॉलर कहते हैं, डॉलर कहते हैं। ठीक है, तो पेन क्या होता है, पेन भी एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इनमें क्या होगा, जो इन्फ्लामेटेड एरिया होगा वहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं
ठीक, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, दो स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे पेन फील होता है। तो ये भी एक बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिग्नल्स रहता है। ठीक है, जो पर्सन क्या होगा, कहीं इंजर्ड हो जाएगा, उसका कोई पार्ट इंजर्ड हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा यूज करने से वहाँ पे रोकने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म क्या होता है, मेनली सबसे पहले ब्रेडिकाइनिन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के, जब इन्फ्लामेशन कहीं पे होता है तो केमिकल से रिलीज होता है ब्रेडिकाइनिन। ठीक है, तो वहाँ पे केमिकल रिलीज होगा, ये क्या करता है, पेन रिसेप्टर्स को सीधे स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे पेन फील होता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करेगा, वहाँ पे पेन को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करेगा, पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो जो ब्रेडिकाइनिन होगा ये क्या करेगा, पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, अफेक्टेड एरिया में वहाँ पे पेन होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये वहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे अगर थोड़ा भी स्टिमुलस मिला तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा पेन फील होगा। इसके अलावा हिस्टामिन क्या करता है, ये वैसोडाइलेशन का काज करता है और वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये पेन रिसेप्टर्स को भी इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, जिससे वहाँ पे पेन बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर फ्रॉम एडिमा, तो जो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड होगा जब वहाँ पे टिश्यू में अकोमुलेट होने लगेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे जो नियर बाई नर्व एंडिंग्स होंगे उन पे प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पेन होगी उतना ही वहाँ पे सीवियरिटी को इंडिकेट करेगा, और अब जो अफेक्टेड एरिया होगा उसको वहाँ पे रेस्ट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और पेन के कारण ही फर्दर वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने से बच जाते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन में क्या होता है, इन्फ्लामेटेड टिश्यू कैन नॉट परफॉर्म दियर नॉर्मल फंक्शंस। आप देखो, जो इन्फ्लामेटेड टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो लॉस ऑफ फंक्शंस होगा, ये मेनली वहाँ पे जो इन्फ्लामेटेड टिश्यूज होंगे या फिर जो आर्गन्स होंगे वो अपना नॉर्मल फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले पेन हो रहा, पेन के कारण पर्सन क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया होगा या अफेक्टेड पार्ट होगा प्रॉपरली उसमें मूवमेंट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर मूवमेंट करने से बचेगा, जिससे वहाँ पे जो फंक्शंस होंगे वो उसके फंक्शंस कम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा सोइलिंग के कारण भी जो टिश्यू का मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, जो जॉइंट हो गया, मसल्स होंगे, वो नॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, एक्टिविटी अफेक्टेड होगी। टिश्यू डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, अगर सीवियर इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें सेल और जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो आर्गन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शंस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी की जी फंक्शनल डिसेबिलिटी होगी तो इसी यही कारण रहता है। ठीक है, और हीलिंग के बाद क्या होगा, जो उसके नॉर्मल फंक्शंस होंगे वो धीरे धीरे रिगेन हो जाएंगे, लेकिन जो सीवियर टिश्यू डैमेज हुआ है वो परमानेंटली वहाँ पे लॉस भी हो सकता है उनमें। ठीक, तो ये 5 कार्डिनल साइंस थी जिनमें हमने पढ़ा। कौन कौन से साइंस पढ़े, तो पहला हो गया रेडनेस जिसको हम रबर कहते हैं, दूसरा हीट कैलर हो गया, स्वेलिंग ट्यूमर हो गया, और पेन डॉलर हो गया, और पांचवा फंक्शन बाद में रुडोल्फ बच्चों ने ऐड किया था जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग फंक्शंस रहता है। ठीक है, रेडनेस होगी, उसका कारण क्या रहता है, मेनली वहाँ पे वेसोडाइलेशन का जो होता है, जिससे वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और वहाँ पे रेडनेस अपीयरेंस होता है। सेकेंड कैलोर में क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो जहाँ अफेक्टेड एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो वहाँ की जो टिश्यूज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी और वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा है ट्यूमर में भी क्या होता है, वहाँ पे जो वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है टिश्यूज की वो इंक्रीज हो जाती है और वहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो टिश्यू में अकोमुलेट होने लगता है। ठीक है, डॉलर में वहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं, ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया या हिस्टामिन हो गया, ये वहाँ पे सिक्रीट होते हैं और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, एडिमा का होता है।
ठीक है। और बाकी जितने ऊपर साइन पढ़े, पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन, तो ये सारे फंक्शन मिलके क्या करेंगे, वहाँ पे टिश्यू डैमेज को भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ के फंक्शंस का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन की। कौन कौन टाइप्स होते हैं इन्फ्लामेशन। पहली बात, इन्फ्लामेशन होता क्या है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं इन्फ्लामेशन। वहाँ पे जो चेंजेज होते हैं, ठीक है, उसके कारण वहाँ पे होता है। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, तो इन्फ्लामेशन मेनली और ड्यूरेशन के बेसिस पे और पैथोलॉजिकल चेंजेस के बेसिस पे वहाँ पे इसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा हो गया, एक्यूट इन्फ्लामेशन, और दूसरा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, वहाँ पे जो रैपिड या इमीडिएटली शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो, ठीक है, जो कि इंजरी या इन्फेक्शन या कोई हार्मफुल स्टिमुलस के कारण वहाँ पे कुछ ही टाइम्स के अंदर सडन, ठीक है, कुछ आवर के अंतर्गत वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका मेनली पर्पज़ रहता क्या है कि जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको जल्दी से एलिमिनेट कर दें और वहाँ पे टिश्यू रिपेयरिंग स्टार्ट कर दें। ठीक, तो ये जो अगर इनके ड्यूरेशन की बात की जाए तो फ्यू आवर से सेवरल डेज, तो ये कुछ घंटे से भी, कुछ घंटे में भी एक्टिव हो सकते हैं या फिर कुछ डेज में भी। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हार्मफुल जो काज हुआ है वो अगर जल्दी से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन होगा वो एंड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन नहीं रहेगा और वहाँ पे जो टिश्यू होंगे वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में लौट आएंगे। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट का मतलब हो गया जब एक्यूट इन्फ्लामेशन वहाँ पे होगा तो इंजरी के बाद ही तुरंत बाद या फिर इन्फेक्शन के तुरंत बाद वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तो कह सकते हैं रिलीज हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ये केवल कब होगा, कुछ टाइम्स के लिए या फिर कुछ ड्यूरेशन में उसकी कुछ आवर के लिए कह सकते हो, कुछ डेज के लिए कह सकते हो, वहाँ पे काज रहता है। ठीक है, उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो इन्फ्लामेशन भी वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंस। न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंस का मतलब हो गया जब कभी एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो अफेक्टेड एरिया पे पहुंचते हैं। जब वो अफेक्टेड एरिया पे पहुंचेंगी तो जो बैक्टीरिया होगा या जो फॉरेन पार्टिकल्स होगा वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हो गया, अब जब वहाँ पे फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स मतलब इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन के बाद भी वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी उनकी जो वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और जो फ्लूइड होता है वो टिश्यू से निकल जाता है। ठीक है, और वहाँ पे इसी को क्या कहेंगे, हम एक्सुडेट कहेंगे। ठीक है, वही एक एक्सुडेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स भी रहती हैं, एल्ब्यूमिन्स हो गया, फिब्रिनोजन भी हो गया, जितनी प्रोटीन्स रहती हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा यूजुअली कंप्लीट हीलिंग। ठीक है, तो जब इंजरी वहाँ पे कम हो जाएगी और वहाँ पे जो हार्मफुल एजेंट्स होंगे वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, टिश्यू कम्प्लीटली वहाँ पे रिपेयर होकर नॉर्मल फंक्शंस को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मतलब हो गया कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में क्या होता है, कभी कभी अचानक वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है जिससे वहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी। ठीक है, और इसके अलावा एक्यूट टांसलाइटिस की कंडीशन, तो टांसिल्स में भी जो बैक्टीरिया होता है या जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होता है। ठीक है, इसके अलावा स्किन वुंड की कंडीशन हो गई। स्किन इंजरी में क्या होता है, स्किन इंजरी अगर कहीं पे हुई है तो उसके बाद वहाँ पे
रेडनेस होगी, स्वेलिंग अपीयर होगा, पेन होगी और हीलिंग के साथ साथ वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन भी डेवलप होता है। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा एक्यूट। अब बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। तो क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्या रहेगा? इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी लास्टिंग वीक, मंथ्स और ईयर। तो जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा वो प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन होता है, कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो कि कई वीक का भी हो सकता है, मंथ हो सकते हैं, ईयर तक रह सकता है। ठीक है, तो ये तब भी कह सकते हैं होता है जब क्या होगा, हार्मफुल एजेंट्स वहाँ पे कंप्लीटली रिमूव ना हो पाए हों। ठीक है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो लगातार एक्टिवेट रहता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे ड्यूरेशन की बात की जाए तो इसकी ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये क्या रहेगा, कई वीक या मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। भी ऐसे ही रहता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में भी वहाँ पे क्या होगा, जो टॉन्सिल्स होंगे वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी सेम कंडीशन वही रहती है कि अच्छा, प्रोलॉन्ग लाग, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले होता है ऑनसेट, स्लो ऑनसेट। स्लो ऑनसेट का मतलब जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा ये एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे वहाँ पे डेवलप होगा और कॉन्टिन्यूस लंबे टाइम के लिए वहाँ पे ये बना रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्लो ऑनसेट। सेकेंड हो गया मैक्रोफेजेज एंड लिम्फो साइट्स प्रीडोमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्लो होने का कारण तो सेकंड है जो मैक्रोफेजेज हो गए या फिर जो लिम्फोसाइट्स हो गए, ये क्या करेंगे वहाँ पे, और जो प्लाज्मा सेल्स भी रहती हैं ये फिर क्योंकि ये सारी क्या है, इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं, तो ये जो डैमेज टिश्यूज होंगे उनको रिमूव करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेडिएटर्स को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से हो गया। नेक्स्ट हो गया कॉन्टीन्यूस टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो कॉन्टीन्यूस टिश्यू डिस्ट्रक्शन का मतलब हो गया वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, जो सेल्स हैं या जो टिश्यूज होंगे वो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे डैमेज हो रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा फाइब्रोसिस की कंडीशन में क्या होती है, तो जो हीलिंग हो रही होती है, हीलिंग के दौरान क्या होगा, जो कोलेजन डिपोजिशन होता है वो इंक्रीज होने लगता है। जब कोलेजन का डिपोजिशन वहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो फाइब्रस हैं स्केयर टिश्यू होंगे उनका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे फाइब्रोसिस का। नेक्स्ट है स्टिमुलस हीलिंग एंड इन्फ्लामेशन। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो, क्योंकि एक और टिश्यू डैमेज हो रहा होता है और दूसरी तरफ क्या होता है वहाँ पे जो रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है वो भी साथ साथ में हो रहा होता है, तो दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक में टिश्यू डैमेज हो रहा होता है, दूसरी तरफ वहाँ पे रिपेयरिंग हो रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूड रेडोनेफ्राइटिस, रोमेटोनेफ्राइटिस में क्या होता है, सॉरी रोमेटो आर्थराइटिस, जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होगी इसमें क्या होगा, क्योंकि एक ऐसी है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो यहाँ पे जो जॉइंट्स होगा वहाँ पे कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन काज होगा जाके। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो जो कार्टिलेज होंगे धीरे धीरे वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे जो और इसके अलावा वहाँ पे सेकेंड है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी ये कंडीशन होती है जो क्योंकि कौन काज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो इसमें होता क्या, जो टिश्यूज है या पर्टिकुलर वहाँ पे जिस जगह क्रिएट हुआ है ट्यूबरकुलोसिस काज हुई है। ठीक है, अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो लंग्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा फिर वहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके वहाँ पे जो ग्रेनुलोमेटस फार्मेशन होते हैं, ग्लोमेरुलेशन का वहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स का फार्मेशन होता है, ग्रेनुलोमा जिसको कहते हो, वो क्या कारण रहता है, इन्फ्लामेशन के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो अगर कंटिन्यूसली हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे इरिटेशन काज हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे जो ब्रोंकाई है या फिर ब्रोंकाई के बाद हो गया वो क्या, उनमें क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स हो गया, वहाँ पे परमानेंट इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कह सकते हो होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं,
इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन। कौन कौन सी स्टेजेज रहती हैं इन्फ्लामेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले है अल्टरेशन। अब स्टेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन में क्या होता है, स्टेजेज ऑफ इन्फ्लामेशन में होता क्या है, कौन कौन सी स्टेजेज रहती है। तो इन्फ्लामेशन बताया भी कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, डायनामिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो कि इंजरी या फिर इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, मोस्टली जो 3 मेन कैटेगरीज होता है उनको पूरा करता है, ठीक है, उनको पूरा करेगा। तो इसको मेनली जो स्टेजेस रहेंगी इन्फ्लामेशन की, इसको मेनली मेनली 3 स्टेजेस रहते हैं। पहली स्टेज में क्या होगा, वहाँ पे उसका पर्पज होता है जो पहले जो टिश्यूज इंजरी हुई है, ठीक, इसके बाद फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पांस डेवलप होगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के बाद क्या होगा, लास्ट में वहाँ पे टिश्यू रिपेयरिंग या फिर हीलिंग होगी। तो 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले वहाँ पे इन्फ्लामेशन के लिए अल्ट्रेशन, दूसरा एक्सुडेशन, तीसरा प्रोलिफिकेशन स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस रहते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वहाँ पे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। अल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रेशन क्या है, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ विच टिश्यू इंजरी अकर्स। तो जो अल्ट्रेशन है इन्फ्लामेशन की कह सकते हैं इनिशियल स्टेज होती है। इसमें जो हार्मफुल स्टिमुलस होंगे उनके कारण वहाँ पे जो सेल्स हैं या जो टिश्यूज होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है, ठीक है। और यही इंजरी आगे चल के फिर वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को इनिशिएट करती है, ठीक है। सेकेंड है इन्फ्लामेटरी। अब इसमें क्या क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस वहाँ पे हुआ है तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले सेल डैमेज। सेल डैमेज में क्या होगा, कोई फिजिकल इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण वहाँ पे सेल डैमेज होने लगती है, ठीक है। जब सेल डैमेज हो जाएगी तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी ब्रेक हो सकती है और वहाँ पे जो इंट्रासेलुलर कह सकते हैं कंटेंट रहेगा वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रेडनेस ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। तो डैमेज जब टिश्यू वहाँ पे कोई सेल्स डैमेज हो जाती है तो क्या होगा, वहाँ की जो मास्ट सेल होती हैं वो हिस्टामिन, ब्रेडिकार्डिया, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोकार्डिन जैसे साइटोकाइंस जैसे वहाँ पे सीरोटोनिन जैसे हार्मोन वहाँ पे एंजाइम्स का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जब ये रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है जैसे वेसोडाइलेशन हो गया, पेन हो गया या फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी होगी, उसको ये इनिशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस। तो टिश्यू नेक्रोसिस में क्या होता है, वहाँ पे जो इंजरी हुई है, इंजरी होने के कारण वहाँ पे मान लिया बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है तो क्या होगा, वहाँ पे जो सेल्स होंगी वो परमानेंट उनकी डेथ हो जाती है। जब वो परमानेंट उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके कारण वहाँ पे जो टिश्यूज होंगे, नेक्रोटिक टिश्यूज होंगे, वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होगा, ठीक है, उसको और ज़्यादा अधिक कह सकते हैं स्टिमुलेट करता है। तो ये 3 स्टेजेस थी इसकी। अब नेक्स्ट एक्सुडेशन होता है। तो एक्सुडेशन में भी यही कंडीशन रहती है, इसमें फ्लूइड और जो प्लाज्मा होगा स्केप करके वहाँ पर ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक सूचना है कि अगर आप लोग मेडिकल स्टोर अपना चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या और उसे आप फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपको आपके लिए कोर्स है जो कि बहुत बेस्ट कोर्स माना जाता है, टेली मेडिसिन का कोर्स, ठीक है। ये इसमें आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे अपने मेडिकल स्टोर को कारपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा उसको कह सकते हैं कारपोरेट जो मेडिकल्स होते हैं उनकी तरह डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और एक हेल्थ केयर एक जो इकोसिस्टम होगा उसको वहाँ पे डेवलप कर सकेंगे, ठीक है। और ये सब करने के लिए आपको जो वहाँ जो डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो भी आपको ऑडियो या फिर वीडियो कॉल पे आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। वो ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे, वो फिर आपको वहाँ पे एडवाइस देंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट कोर्स है अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी फ़ीस केवल 25,000 है
अगर इसको करना है तो आप जो दिए गए नंबर्स हैं इस पे आप कॉल करके उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सुडेशन क्या होता है और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सुडेशन के लिए। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।